नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संजीव की समीक्षा की अगली कड़ी में। दोस्तों, समय का पहिया तेज़ी से घूम रहा है। पूरे विश्व में कोरोना को लेकर हालात खराब ही होते जा रहे हैं। आज जो कुल संक्रमित लोगों की संख्या है विश्व भर में, वो 23,60,000 का आंकड़ा छू चुकी है। कुल मरने वालों की संख्या 1,62,000 हो गई है। अमेरिका की स्थिति में किसी प्रकार का सुधार होता हुआ दिखाई पड़ नहीं रहा है। अमेरिका में बीती रात भी करीब करीब 17,000 नए संक्रमित लोग इस संख्या में जुड़ गए। आज जो अमेरिका की कुल संख्या है वह करीब 7,40,000 है। मरने वालों की संख्या भी अमेरिका में 39,000 के करीब पहुंच गई है। और अगर आप वर्ल्डोमीटर पे पूरे विश्व के आंकलन देखेंगे तो दोस्तों बहुत तेजी से ये चेंज हो रहे हैं। अब जो चीन था पहले, अब चीन से दो देश कल या परसों कल कल दो देश चीन की संख्या से अधिक आगे निकल जाएंगे। चीन में जो अभी टोटल संख्या है 82,300 के करीब है। दो देश यानी कि टर्की और ईरान, ये दोनों देश चीन की संख्या को कल पार कर जाएंगे। तो चीन करीब करीब 9वें स्थान पर आ जाएगा। अब देखिए, इंग्लैंड की स्थिति में भी कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा है। वहाँ पर भी लगभग रोज नए केसेस भी आ रहे हैं और मरने वालों की संख्या भी बदस्तूर जारी है। लेकिन चौंकाने वाली जो बात है इस पूरे लिस्ट में, रूस जो करीब एक सप्ताह पहले रूस 24 से 25,000, मतलब रूस की स्थिति इतनी खराब नहीं थी, 20,000 के करीब करीब थी। लेकिन अचानक से रूस में मरने वालों की या संक्रमित लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर कल का दिन देखा जाए तो 6,000 से अधिक लोग रूस में जुड़ गए। पहले रूस इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा संजीदगी दिखा भी नहीं रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था। और आज अचानक से आने वाले पिछले वीक में रूस की स्थिति तेजी से बिगड़ी है कोरोना वायरस को लेकर, और रूस अब उस दौड़ में शामिल हो गया। अगर मैं आपको बताऊं कि चीन के बाद जब ये टर्की और ईरान चीन से ऊपर हो जाएंगे तो चीन के बाद सबसे ज्यादा संख्या में जहां तेजी से लोग बढ़ रहे हैं या मर रहे हैं वह रूस आता है। भारत की स्थिति भी कमोबेश अच्छी नहीं है दोस्तों। अगर इस लिस्ट में देखा जाए, भारत जो कल तक 17वें 18वें 19वें नंबर पे था, अभी 7वें स्थान पर आ गया। 16वें स्थान पे मुझे लगता है 2 दिन में चला जाएगा। और यदि मैं बार बार कहता आया हूं, भारत ब्राजील की अवस्था तक पहुंच जाता है, ब्राजील में जहां अभी 36,000 लोग कुल संक्रमित है, रूस में अभी ये संख्या बढ़कर करीब 42,000 है। तो अगर हम ब्राजील की अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो स्थिति भयंकर होगी, संभालना मुश्किल होगा। और आप देखिए, अगर आज का बयान आप देखें तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा, लव अग्रवाल, जो कि आज मुझे लगता है कि इस देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं, जिस प्रकार से वो रोज आकर आंकड़े रख रहे हैं, तो सरकार की तरफ से लगता है वही आज की देश स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उन्होंने एक बात कही, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और मैं आपको बता दूं, अगर आप कल के अपेक्षा आज के आंकड़े देखेंगे तो बहुत तेजी से सरकार का कहना है 1,300 जैसे लोग जुड़े हैं। मेरा मानना है कि 1,500 से अधिक लोग कल से आज तक में जुड़ चुके हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। मैं रोज 10 से 10:30 बजे सुबह उठ के वर्ल्डोमीटर चेक करता हूं। पिछले 4 या 5 दिन का अगर मैं ट्रेंड बताऊं तो वर्ल्डोमीटर पे जो भारत का फिगर आता था वह भारत की साइट्स के द्वारा दिखाए गए अंकों से हमेशा कम होता था। मतलब वहां पर अपडेट जो होता था वो अगले दिन जाके अपडेट होता था। लेकिन आज की स्थिति बड़ी विचित्र थी। आज जब मैंने सुबह वर्ल्डोमीटर चेक किया तो वहां पर 16,365 लोग कुल आंकड़ा भारत का दिखाया जा रहा था। अगर आज आप भारत की हर साइट पे अलग अलग आंकड़े आते हैं। आप भारत की जो सबसे तेजी से अपडेट करने वाली साइट्स हैं, वो दोनों साइट्स मैंने आपको बता रखी, उन पे चेक करेंगे तो अभी 16,200 समथिंग दिखा रहा है। इसका मतलब आंकड़ों को लेकर कहीं ना कहीं घालमेल इस देश में हो रहा है। खैर, अभी ये आंकड़े बहुत मायने नहीं रखते क्योंकि बहुत धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे हैं। लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। आज लव अग्रवाल या हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री या बहुत से लोगों से आपने ये बात सुनी होगी कि भाई देश में कोरोना वायरस से दुगना होने की संख्या बहुत कम हो गई है। पहले जो 3 दिन में हो रही थी, 6 दिन में हो रही थी, अब वो 9 दिन में हो रही है। आप ये किस तरीके का झांसा आप देश को दे रहे हैं? मतलब अगर मैं मानूं कि आज अमेरिका में 7,40,000 लोग कोरोना से संक्रमित है, तो अमेरिका तो कभी नहीं चाहेगा कि एक साल में भी ये संख्या दुगनी हो। तो आप ये दुगनी होने से आपका क्या मतलब है कि आज अगर हमारे यहाँ 17,000 लोग संक्रमित हैं तो वो कल 32,000 हो जाए, और अगर अगले 10 दिन में वो 32,000 नहीं हो तो ये सरकार की अचीवमेंट है? ये किस तरीके का तर्क है?
ये किस तरीके का झांसा आप लोगों को दे रहे हैं? तो आप इस झांसे में ना पड़िए, स्थितियां तेजी से बिगड़ रही हैं, सरकार इसकी तरफ, मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं कि सरकार तैयारियां नहीं कर रही, सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन सरकार ने पहले क्या किया उसका असर अब आगे देखने को मिलेगा। मैं बार बार कहता रहा हूं, अगले 10 दिन इस कोरोना वायरस की समस्या से हमारा देश किस तरीके से निपट पाएगा, आगे का भविष्य कैसा होगा, ये अगले 10 दिन तय करने वाले हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो मैंने बताया था कि वैश्विक परिवेश कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कल भी यही हुआ। कल एक बार फिर ट्रंप साहब ने चीन के ऊपर बहुत से आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर इसमें हमारा मानना यह है, यानी कि अमेरिका ऐसा मानता है कि कोरोना वायरस को विश्व भर में फैलाने के लिए चीन ने साजिश की है, क्योंकि उनकी जिस लैब में इस चीज को बनाया गया है उस लैब के आसपास कोई मतलब ऐसा जो बैग थे, ऐसे चमगादड़ थे, वो उस लैब के आसपास कहीं मिलते नहीं थे, तो उनको दूर से पकड़ के लाके लैब में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान है, और वो कहते हैं कि अगर चीन ने किसी प्रकार की साजिश की है कोरोना वायरस को विश्व में फैलाने की, तो हम इसकी जड़ तक जाएंगे और चीन इससे बच नहीं पाएगा, इसके अंजाम चीन को भुगतने पड़ेंगे, ये कल ट्रंप साहब ने कहा है। तो अब जब पूरा विश्व इस तरीके से एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में है, तो एक बात और जो सारे देशों ने लगभग मिलकर अपने देश में लागू कर दी है, वो क्या है, अपनी एफडीआई नीति में हर देश ने परिवर्तन किया है। क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि कोरोना वायरस के दौर में चीन तेजी से विश्व की अर्थव्यवस्था पर काबिज हो रहा है। वो कैसे हो रहा है कि चीन ने बहुत पहले से, करीब करीब 15 से 20 दिन हो गए हैं जब चीन ने ये कह दिया कि भाई मेरे यहाँ स्थिति काबू में है, तो चीन में काम लगभग अब सामान्य तौर पर होना शुरू हो गया है। वहां के इंडस्ट्रीज, वहां के लोग आज काम में जुट गए हैं। अब इस दौरान होता क्या है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व के जितने भी बाजार थे, जो सेंसेक्स थे, वो सब के सब में बहुत तेजी से गिरावट आई है। तो अब ये बाइंग टाइम है। अब चीन की कंपनियां क्या कर रही हैं, वो हर देश की कंपनियों को सस्ते दामों में खरीदने की कोशिश कर रही हैं, या उसमें एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदना चाहती हैं। ऐसा पिछले दिनों भारत में भी देखने को मिला। चीन की एक कंपनी है जिसने ये वीचैट वगैरह बनाए हैं, और दूसरी कंपनियां हैं जो विश्व के बहुत बड़े व्यापार पे बहुत बड़ी हैसियत से आज घुसना चाह रही है, उस पर कब्जा करना चाह रही है। तो भारत में भी 3-4 कंपनियों को कब्जा करने की कोशिश करी गई, 1-2 कंपनियों में बहुत बड़ी हिस्सेदारी भी ली गई। लेकिन कल भारत सरकार ने एक नई एफडीआई नीति लागू करी है, जिसके तहत उसने बताया है कि एफडीआई क्या है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि बाहर की विदेशी कंपनियां हमारे बाजारों में पूंजी लगाकर हमारी कंपनियों में हिस्सेदारियां खरीद सकती हैं। लेकिन इसके लिए एक रूल भारत सरकार ने कल बनाया है, एक नियम बनाया है। उन्होंने कहा है कि भाई भारत के पड़ोसी देश, कम से कम चीन भी हमारा पड़ोसी देश है, ये भारत में जो पैसा लगाएंगे उस पर सरकार का नियंत्रण रहेगा, और एक सीमा से ज्यादा वो पैसा लगा नहीं सकते, हमारी कंपनियों को इस तरीके से औने पाने दामों में खरीद नहीं सकते। लेकिन अब आप देखिए कि ये जो बात है, 12 अप्रैल को राहुल गांधी ने सरकार से ये बात कही थी। उन्होंने ये बताया था कि भाई एफडीआई को लेके इस तरीके की संभावनाएं बन रही हैं, पूरे विश्व के लोग सजग हो गए हैं, दूसरे देश सजग हो गए हैं, तो आप भी सजग हो जाइए। और हाँ, जिस चीनी कंपनी का नाम मैं भूल रहा था वह था Alibaba.com। अलीबाबा के संस्थापक ने भी बहुत तेजी से पूरे विश्व की कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया। तो राहुल गांधी ने सरकार को यह चेतावनी दी थी कि भाई आप समझ जाइए, चीन की तरफ से ऐसा होने जा रहा है। तब अच्छा, फिर राहुल गांधी ने 16 अप्रैल को कॉन्फ्रेंस भी की थी। कांग्रेस की अध्यक्षा जो हैं सोनिया गांधी जी, उन्होंने भी सरकार को 5 सूत्रीय एक सलाह दी थी कि भाई आप इन 5 सूत्रों को यदि मान लें तो देश में कोरोना वायरस से लड़ने की जो शक्तियां हैं वो और बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी ने बहुत सारे, वो समय समय पर, वो 9 फरवरी से देते आए हैं। लेकिन विपक्ष को लेकर इस देश की सत्ता का रुख रहा क्या है, वो आप सब जानते हैं। इस देश की सबसे बड़ी शक्ति ने तो हमेशा खुलकर कहा है कि भाई हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। तो विपक्ष, आज दुनिया भर में यह स्थिति है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, आप अगर यूरोप या दूसरे देशों की बात करें जो विकसित देश हैं, उन्होंने अपने विपक्ष को अपने साथ बकायदा बिठाया है। एक देश तो ऐसा भी है यूरोप में जिन्होंने अपने स्वास्थ्य मंत्री को विपक्ष से चुना है,
विपक्ष के एक व्यक्ति को, क्योंकि उन्हें लगा कि हमारी टीम में कोई ऐसा मंत्री है ही नहीं जो इस परिस्थिति में देश को संभाल सके, उन्होंने विपक्ष के एक व्यक्ति को अपना मंत्री बनाया, सरकार में मंत्री बनाया। तो पूरे विश्व में इस तरीके की कवायद चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ विपक्ष को लेकर स्थितियां बहुत खराब हैं। सरकार विपक्ष की सुनने को तैयार नहीं है। सरकार का विपक्ष के प्रति जो शुरू से, और मीडिया आप देख सकते हैं, मीडिया में तो राहुल गांधी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, सलाह दी। आप देखिए उन्होंने मीडिया का किस तरीके से सामना करा। इस देश में जब मीडिया सत्ता से सवाल पूछता है तो वो दो तरीके के सवाल पूछता है। वो पूछता है कि आप आम चूस कर खाएंगे या काट के खाएंगे, और वो ये सत्ता से पूछता है कि भाई आप थकते क्यों नहीं है। लेकिन राहुल गांधी से वो किस तरीके के सवाल पूछता है। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, और आपने देखा होगा कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से प्रेस मीडिया ने उनसे क्या तमाम सवाल किए, हर तरीके के सवाल किए, हमेशा करती आई है। तो जिम्मेवारी मीडिया की है वो सत्ता से सवाल पूछे, लेकिन यहां मीडिया विपक्ष से सवाल पूछती है, और विपक्ष की ऐसी स्थिति है जहां सरकार विपक्ष के बारे में कुछ सोचने को तैयार नहीं है। अब जब विपक्ष की बात चल रही है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जो हमारे कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ी एक अजीब सा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो कुमार स्वामी के बेटे की शादी थी, कुमार स्वामी जो पहले उनके विपक्ष में थे, वो मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी। तो ये आज के बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उनका बयान है, आप सुनिए वो क्या कहते हैं कि कुमार स्वामी ने जरूरी सारी परमिशन ले रखी थी, सरकार ने उनको परमिशन दे रखी थी, और वो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज्यादा संख्या में, उनका परिवार बहुत बड़ा, लेकिन उन्होंने बड़े साधारण तरीके से, चलिए वो जो भी है, उन्होंने साधारण तरीके से किया, असाधारण तरीके से किया, वो मेरा मैटर नहीं है। लेकिन सरकार विपक्ष को लेकर किस तरीके से अपने रुख को बदल सकती है, ये आप समझने की कोशिश करिए। इस देश में राजनीति का स्तर कैसा है कि आप हर जगह पर नियमों में कभी भी अपनी सोच समझ के हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से बहुत ज्यादा बदलाव कर सकते हैं। और ये बदलाव पिछले दिनों हमने राजस्थान में देखा। यूपी सरकार ने करीब 300 बसें भेजकर राजस्थान के कोटा में बसें फंसे हुए, अभी देखिए, अब ये अंतर भी मैं आपको समझाता हूँ। फंसे हुए विद्यार्थियों को निकालने के लिए 300 बसें भेज दी, और वो कोटा से अपने लखनऊ में उन विद्यार्थियों को लेके आ रहे हैं बसों के द्वारा। लेकिन बिहार सरकार का यहाँ क्या कहना है? बिहार सरकार यहाँ कहती है कि भाई वो केंद्र का रोना रोती है कि भाई केंद्र सरकार ने ऐसे, अरे केंद्र सरकार ने तो यूपी के लिए भी नियम बना रखे हैं। आज देखिए कि इस देश में विदेशों से लोगों को लाने के लिए, अमीर के बच्चों को लाने के लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके विमान गए, भेजे गए, वहां से लोगों को लाया गया, और वो लोग पूरे देश में धीरे धीरे सेटल होते चले गए। लेकिन मजदूरों के बारे में ऐसा क्यों नहीं किया गया? ये सवाल मैं हमेशा करता हूं। और जब मजदूरों की बात होगी तो बिहार की बात होगी। आप समझ लीजिए, बिहार के इतिहास के बारे में सब जानते हैं। हजारों साल तक इस देश ने भारत या भारत के आसपास के बहुत बड़े भूखंड पर इस देश के सम्राटों ने राज किया, ये सब जानते हैं। इस देश बिहार से ही देश या दुनिया के दो सबसे बड़े धर्म निकले, बुद्ध धर्म निकला, जैन धर्म निकला। तो बिहार की मिट्टी, अगर इतिहास की बात करें तो वैसा स्वर्णिम इतिहास शायद इस पूरे देश में किसी भी राज्य का नहीं रहा। लेकिन उसका वर्तमान क्या है, आप उस पर आइए। बिहार के वर्तमान को अगर आप देखेंगे तो किसी भी इंडेक्स में आप बिहार की जो जनसंख्या है 2011 के सेंसस के हिसाब से दिखाई जाती है। उस समय ये 10,40,000 थी और 10 करोड़ 40 लाख थी। आज जो ये वर्तमान जनसंख्या है करीब 13 करोड़ या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये बिहार की जनसंख्या है। बिहार में एक बहुत बड़ा तबका प्रवासी मजदूर की तरह काम करता है। ये प्रवासी मजदूर भी करीब दो तरीके से काम करते हैं। अगर आप समझें तो ये प्रवासी मजदूर ऐसे होते हैं जो एकल, यानी कि घर का एक पुरुष बाहर जाता है, काम करता है, उसका पूरा परिवार, उसके माँ बाप, बच्चे सब गांव पर रहते हैं। एक पुरुष जाता है बाहर, काम करता है प्रत्येक घर से। और ऐसे भी मजदूर हैं जो सीजनल मजदूर हैं, मतलब कि जब किसी दूसरे राज्य में या तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म आ रहा है, वहाँ अचानक से, जैसे आप देखेंगे कि तेलंगाना की नई राजधानी बन रही है तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वहाँ मजदूरों की एकदम से शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा मजदूर वहाँ चाहिए। तो ऐसे सीजनल मजदूर भी हैं जो इस तरीके के कामों में जाके जुड़ जाते हैं। फिर पंजाब में जब खेती की कटाई होती है, बिहार से बहुत बड़ा मजदूरों का दल वहाँ जाता है और काम करता है। तो बिहार में प्रवासियों की ये जो चीज़ रही है आज नई नहीं है। ये मतलब जब से आप देखेंगे अंग्रेजों के समय से गिरमिटिया मजदूरों को लेके जाया गया। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि बिहार हमेशा
पिछले अगर 200-300 सालों की बात करें तो वहाँ की स्थिति ऐसी रही, वहाँ कोई ना कोई भुखमरी आती रही, किसी ना किसी तरीके से उस भूखंड में लोग परेशान रहे, गरीबी बहुत थी। जो शिक्षित वर्ग था वो एक बहुत छोटा सा वर्ग है, उसकी परसेंटेज को आप कह सकते हैं वो बिहार में 10% तक ही सीमित है। 90% जो वर्ग है वहाँ जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद बहुत सारी चीज़ों से त्रस्त है, वो सारी चीज़ें वहाँ थीं। और ये मजदूर जब बाहर जाते चले गए, मैं आपको बता दूं 60 और 70 के दशक में बिहार से सबसे ज़्यादा मजदूर कलकत्ता में जाते थे। फिर धीरे धीरे ये पलायन थोड़ा चेंज हुआ, ये पूरे देश में, दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा संख्या में मजदूर आए और फिर ये देश के दूसरे हिस्सों में फैलते चले गए। बिहार के लगभग मैं अगर 70 और 80 के दशक की बात करूं तो हर घर में, अगर मान लीजिए एक पिता हैं उसके 5 बच्चे हैं तो करीब 3-4 बच्चे वो बाहर चले जाया करते थे, काम करते थे। कई उनमें से अपने परिवार को ले जाते थे और 1 या 2 लोग गांव पर रहते थे जो गांव की खेतियां संभाला करते थे। अब जो ये बाहर वाले लोग थे ये ना सिर्फ अपने परिवार को पालते थे बल्कि गांव में लगातार पैसा भेजते थे। इस तरीके से बिहार की आधी अर्थव्यवस्था, या मैं कहूँगा उससे भी ज़्यादा अर्थव्यवस्था, पिछले 40 या 50 सालों से बाहर के लोगों द्वारा जो काम मेहनत की जाती रही उससे ये अर्थव्यवस्था चलती रही। बिहार की अर्थव्यवस्था में सिर्फ सरकार का, क्योंकि अगर आप देखेंगे झारखंड से अलग होने के बाद तो अब तो झारखंड के लोग भी, जो बिहार के लोग झारखंड में रहते थे वो भी अब प्रवासी हैं। तो उसके बाद तो स्थिति ऐसी होगी कि बिहार में ना तो कोई इंडस्ट्री है, कुछ बहुत बड़े साधन नहीं है, इंडस्ट्रीज का हाल आप किसी भी इंडेक्स में, अगर आप बिहार में शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कोई भी सामाजिक इंडेक्स पे बात करेंगे, पर कैपिटा इनकम, बिहार की इकोनॉमी, तो बिहार अगर आप बाकी राज्यों से उसका कंपैरिजन करेंगे तो हालत बहुत खराब है। अगर प्रैक्टिकली आप बिहार के छोटे कस्बों में जाएंगे तो गंदगी का मतलब आलम आप देखकर आपको आश्चर्य हो जाएगा किस तरीके का स्वच्छ भारत का आंदोलन चलाया जा रहा है। अगर आप बिहार के गांव में जाएंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, नालियां गंदगी से बजा रही हैं, मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है। सड़कों का हाल है ठीक है, ये हाईवे जो बन चुके थे वो हाईवे अभी तक ठीक है, जो नए बन रहे हैं वो बीच बीच में हर जगह पर टूटे हुए हैं। बक्सर से पटना हाईवे, पटना बक्सर जो हाईवे बन रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बीच में अभी बहुत सारी लिंकिंग बाकी है, उसको पूरा होने में अब 8 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, कोई नहीं जानता। काम हुआ है लेकिन सारा काम आधा अधूरा है। तो कहने की स्थिति है बिहार कहीं से भी अपने राज्य के दम पर ऐसा खड़ा होता दिखाई नहीं देता। वहां आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, वह भी बुरी तरीके से फेल्योर है। तो बिहार की अपनी स्थिति तो ऐसी है नहीं कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं सकते। आप सिर्फ आकर ये योजना बता देते हैं कि 10 लाख मजदूरों को हमने पैसे भेज दिए, उससे समस्याएं तय नहीं होती। आपको अपने मजदूरों को, जब आपने साफ, आपके मंत्री ने आके बोल दिया कि हम मजदूरों को वापस लाने की अवस्था में नहीं है, हम अपने राज्य में वापस नहीं लेंगे। कोटा के विद्यार्थियों को लेकर आपने साफ कह दिया हम अब इन विद्यार्थियों को वापस लाने की, क्योंकि ये संक्रमित हो सकते हैं और यहां आके फैल जाएगा। ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। आप चाहते तो दुनिया का हर देश, आप बाहर से अपने देशों को ला रहे हैं, अपने देशवासियों को भारत लेके आ रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च करके लेके जा रहे हैं। तो ये कैसा राज्य है? ये मतलब ये बहुत आश्चर्य वाली बात है। आप देखेंगे कि कल बनारस से 2 दिन पहले गाड़ियों का इंतजाम सरकार ने कराया, वहां से साउथ इंडिया भेजे गए, कुछ पिलग्रिम फंस गए थे वहां पर। इसी तरीके से हरिद्वार में जब गुजराती लोग फंसे हुए थे तो स्वयं गृह मंत्रालय के कहने पर वहां से बसों का 18-20 बसों का इंतजाम किया गया और लोगों को वहां भेजा गया। और मैं आपको मतलब यह आश्चर्य की बात है कि एक राज्य अपने ही लोगों को बुलाने के लिए किस तरीके से मना कर सकता है। उन मजदूरों को जो पूरे साल बाहर मेहनत करके आपने परिवार, आप बिहार सरकार उस परिवार को पैसे नहीं देती है। वो मजदूर 10,000 रुपए कमाता है, 7,000 रुपए बिहार के परिवार को भेजता है। वो परिवार उस 7,000 रुपए में अपने बच्चों को भी पालता है, अपने माँ बाप को भी पालता है और दूसरे छोटे मोटे काम भी करता है। तो बिहार की पूरी व्यवस्था जो मजदूर चला रहा है, आज आपने उस मजदूर को सीधा किनारा कर दिया। बिहार के लोग कैसे हैं? जो 40-50 साल से लोग बाहर जाके मेहनत करते रहे, अपने बच्चों के पेट पालने के साथ साथ उन्होंने आपको पैसे भेजे। बिहार के 90% जो पक्के गांव आप देख रहे हैं, मैं बता दूं ये प्रवासी बिहारियों के पूंजी से बने हुए मकान हैं। हर प्रवासी मजदूर जो बिहार से बाहर है वो वहां के नेटिव लोगों से ज्यादा बिहार से प्यार करता है, उसके लिए ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन आज वही बिहार की जनता ये नहीं चाहती कि जो बाहर काम करने गया है वो वहां वापस लौटे, क्योंकि उसको ये डर लग रहा है कि भाई वो कोरोना लेके आ जाएगा। ये बहुत ही निम्न दर्जे की सोच है एक राज्य के नाम पर, और राज्य सरकार इसलिए ऐसा चाहती है। राज्य सरकार ने ये सोच लोगों में भर दी है। राज्य सरकार इस सोच को बदलना नहीं चाहती क्योंकि राज्य सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं। आप बिहार के बारे में एक कड़वी सच्चाई सुन लीजिए, आज तक यानी कि 18 अप्रैल तक, आज के आंकड़े अभी मेरे पास आए नहीं है, 10,140 टेस्ट हुए हैं बिहार में।
टोटल। और आज ही बिहार में करीब 7 से ज़्यादा लोग मिले हैं, क्योंकि हो सकता है आज बिहार में जो कुल टेस्ट हुए हों वो पिछले दिनों की संख्या से ज़्यादा हो। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमित लोग नहीं हैं और आगे मिलेंगे नहीं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आपने जो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ दिया है वो इस देश की सबसे खराब फैसिलिटीज़ में से एक है। आप अपने लोगों को वापस लेना नहीं चाह रहे। और मैं आपको फिर बता दूं कि बिहार में जो ये मजदूर है ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय का कारण भी है। मैं इसका आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 30 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री को फोन करके ये बात कही है कि भाई मेरे यहाँ मजदूरों की आवश्यकता पड़ने वाली है। दरअसल होता क्या है, गेहूं की फसल ऑलमोस्ट पंजाब में कट गई, वहां बड़ी 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 मशीनें हैं, लेकिन जब पैडी की यानी कि धान की फसल कटेगी तो उसमें मजदूरों की सहायता के बिना वो फसल कट नहीं सकती है। पर पंजाब के मुख्यमंत्री को यह चिंता है कि अगर मेरे यहाँ बिहारी मजदूर नहीं आएगा तो मेरे राज्य की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। ये बिहार के मजदूरों की अवस्था है। इन्हीं मजदूरों का सबसे ज्यादा शोषण इस देश में हो रहा है। पंजाब में बिहार के मजदूर का शोषण हुआ है, ये हम सब जानते हैं, वहां होता है, देश के अन्य हिस्सों में होता है। देखिए दिल्ली में अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली में बिहारी मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या है और ये सब अनरजिस्टर्ड मजदूर हैं। जो पंजाब के खेतों में या दूसरे राजस्थान के खेतों में या हिमाचल के खेतों में जो मजदूर काम कर रहा है या यूपी के खेतों में जो बिहारी मजदूर काम कर रहा है वो कोई रजिस्टर्ड मजदूर नहीं है। सिर्फ जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर रजिस्टर्ड हैं, बाकी सब या तो ठेकेदारी व्यवस्था के नीचे काम कर रहे हैं या व्यक्तिगत स्तर पर काम कर रहे हैं। आप दिल्ली के हर छोटे से छोटे ढाबे पर, आप करोल बाग चले जाइए, किसी भी मार्केट की किसी छोटी सी रेडी वाली दुकान पर चले जाइए, वहां जो 2 लोग खाना दे रहे होते हैं या बर्तन साफ कर रहे होते हैं वो बिहारी मजदूर होता है। वो कहीं से रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उसकी जितनी कमाई हो रही होती है उस हिस्से को भी अपने गांव भेज रहा होता है। लेकिन इनके बारे में कौन कौन सोच रहा है? मतलब आज अगर आप देखें तो इस देश में कोई मजदूर नेता, आप मेरे को एक गिनवा दीजिए, इस देश में कोई मजदूर नेता है ही नहीं। जब मजदूर नेता ही नहीं है तो मजदूरों के हित की बात करेगा कौन? ये बहुत बड़ा एक शून्य बन गया है। इस दिशा में मजदूर यूनियनों का आप हाल देख लीजिए। पिछले 6 साल से कौन सी ऐसी मजदूर बड़ी यूनियन है जिसने मजदूरों के हकों की बात करी है? इस देश में ये बहुत बड़ा गैप है। दरअसल कोई जो बिहार एक समय पर एक से बढ़कर एक नेता, जॉर्ज फर्नांडिस इस देश के इतिहास के सबसे बड़े मजदूर नेता रहे, आज उस मिट्टी ने नेता देने बंद कर दिया। मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा शून्य है और विपक्ष को ये समझना चाहिए। बिहार आज पूरी तरीके से एक फेल्योर स्टेट है। वो किसी तरीके से, आज बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 100 बेड का एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, जहां बाकी का आप गुजरात में देखिए, हर राज्य में जो लव अग्रवाल आते हैं वो आजकल हर रोज एक सीरीज चलाते हैं, बहुत सारे अस्पतालों की सीरीज चलाते हैं। तो हमारे राज्य की क्या अवस्था है, बिहार की क्या अवस्था है? बिहार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, देखिए आप ये मानकर नहीं चल सकते कि जो फिगर्स अभी आपको दिख रही है बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि जब ये बढ़ना शुरू होंगी तो इसको, दिल्ली में भी एक दिन यही हालात थे। दिल्ली में भी 25 और 30 और 2 और 4 से ही खेल शुरू हुआ था। आज आप दिल्ली की व्यवस्था देख लीजिए, आप महाराष्ट्र की व्यवस्था देख लीजिए, मध्य प्रदेश की व्यवस्था देख लीजिए। तो ये नंबर यहाँ पर रुकने वाले नहीं है, नंबर बढ़ेंगे। बिहार को इन नंबरों को संभालने के लिए कोई बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी। अपने लोगों के बारे में उन्हें सोचना शुरू करना पड़ेगा। सिर्फ अर्थव्यवस्था के दोहन के लिए मजदूरों की बात हो, ऐसा करने से बात बनेगी नहीं, काम चलेगा नहीं। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से, अगर आपने देखा है कि ट्विटर पे एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था। बबीता फोगाट हैं, पहलवान रही हैं कुश्ती की, बीजेपी से उनको शायद टिकट मिली थी और वो हार गई थी। और इसी तरीके से जो कंगना रनौत की बहन है, रंगोली रनौत, उन्होंने कुछ इतने बड़े घिनौने, मेरी नज़र में वो बड़े घिनौने ट्वीट थे। उन्होंने एक धर्म विशेष को लेकर बहुत ज़्यादा नफरत देने वाले बयानबाजी की थी। रंगोली रनौत ने तो यहाँ तक कि बोला था कि इस धर्म के लोगों को आप बंद करके गोली मार दीजिए, और ये एक आम बात हो गई है। लेकिन इसी बारे में जब मैं आपको बताऊँ, आज तक पर एक न्यूज़ आई थी, ये आज की न्यूज़ है, 19 अप्रैल की न्यूज़ है। महाराष्ट्र के लातूर जिले में कोई एक विशेष जगह पर सत्संग हो रहे थे। वहाँ वो आज तक वाले इतने प्यार से इस खबर को लिख रहे हैं कि 1300 श्रद्धालु उस सत्संग में फंस गए थे और अभी राज्य सरकार ने 32 बसों की व्यवस्था की है और इन 1300 श्रद्धालुओं को लातूर से पुणे पहुंचाया जा रहा है। ये आज तक की न्यूज़ है। आप आज तक के पोर्टल पे जाके इस न्यूज़ को सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी कि 1300 सत्संगी इस जगह पे। और मरकज वालों के लिए आप किस तरीके से न्यूज़ दिखाते हैं, आप उनकी चर्चा किस तरीके से करते हैं? इस देश का पूरा मीडिया मरकज वालों की चर्चा किस तरीके से करता है, या इस देश के राजनीतिक के मरकज को किस तरीके से यूज करते आए हैं?
जबकि तमाम संस्थाओं ने, वैश्विक संस्थाओं ने ये बोल दिया। जब हमारे प्रधानमंत्री का भी कल एक बयान था, उन्होंने भी लिंक्डइन के ऊपर कोई बात वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा है कि भाई धर्म वगैरह को लेके, जाति वगैरह को लेके कोरोना अपना इफेक्ट नहीं डालता, ये तो किसी पे भी डाल सकता है। लेकिन इस देश में स्थितियां हैं क्या? और जब रंगोली रनौत इस तरीके का एक ट्वीट लिख देती हैं, उनको ट्विटर बैन कर देता है। अब जब उनको ट्विटर बैन करता है तो कंगना रनौत प्रधानमंत्री से कहती है कि ट्विटर को ध्वस्त कर दीजिए, ट्विटर इनके घर की थाली में रखा हुआ है। तो खैर, देश की परिस्थितियां बड़ी दुर्लभ होती जा रही हैं। और देखिए, ये गलत है। मैं आपको बताऊंगा कि इस देश में किस तरीके से सत्ता का ये खेल है जो मीडिया के साथ मिलकर खेला जा रहा है। बड़ी एक साजिश के तहत सबके दिमागों पर कब्जा करके इस धर्म के खेल को कैसे खेला जा रहा है, इसके ऊपर मैं अपनी 12वीं कड़ी करने वाला हूँ। आपसे आग्रह करूंगा कि आप उस कड़ी में जरूर मेरे साथ बनिए। मैं बहुत सारे न्यूज़ को लेके, मैंने काफ़ी रिसर्च वर्क कर लिया है, थोड़ा सा बाकी है। इसको करके 2 दिन बाद मैं उस सीरीज़ को लेकर आने वाला हूँ। तो ये उस तरह मेरा आग्रह है कि आप लोग सब आइए और मेरा उस समय आकर आप उस कड़ी को जरूर देखिए। तो ये तो बात थी कि किस तरीके से हमारे देश में कोरोना वायरस को लेके परिस्थितियाँ मतलब बहुत विचित्र हैं। हर चीज़ को लेके दो नज़रिए हैं सरकार के। मतलब अगर एजाज अहमद को आप गिरफ्तार कर लो क्योंकि वो अपने धर्म की चर्चा कर रहा है, आप डॉक्टर कफील को गिरफ्तार कर लो, लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो किसी के खिलाफ कितना भी जहर बोए तो वो उसकी आप तरफदारी करो। मतलब तमाम लोग आप देखेंगे, बबता फोगाट के आप ट्विटर पे जाइए, तमाम लोगों ने, बीजेपी के तो लगभग हर जाने पहचाने चेहरे ने वो बड़ा मतलब उत्साहवर्धन किया उस लड़की का कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मतलब ये तो इस देश के हालात बने हुए हैं। तो इस हालात से हमें इस देश को निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस से मैं बार बार कहता रहा हूँ, कोरोना वायरस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उससे हमारी व्यवस्थाएं लड़ लेंगी। हो सकता है लड़ लेना चाहिए, हम यही कामना करते हैं। और अगर नहीं लड़ेंगे तो हम उसके लिए खड़े हैं, हम आपको बताते रहेंगे कि सरकार कहाँ कहाँ फेल हो रही है। लेकिन ये जो कॉम्युनल वायरस है ना दोस्तों, ये इस देश को मतलब डुबा देगा। इस देश को बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा अगर इस वायरस को हम नहीं रोकते हैं। सरकार इसके लिए संजीदा नहीं होती है, न्यायालय इसके लिए संजीदा नहीं होता है, तो देश में बहुत बुरी परिस्थितियां आ जाएंगी। चलिए, अब मैं चलते चलते आज जल्दी खत्म करूंगा। आज चलते चलते आपको दो तीन जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं। एक पॉजिटिव न्यूज़ है, आपने शायद आप लोगों के पास ये सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच गई होगी कि स्विट्जरलैंड ने अपनी एक पहाड़ी है उनकी, उस पहाड़ी पर एक प्रोजेक्टर के द्वारा बहुत सारे देशों का ध्वज फहराया। तो उस पहाड़ी का जो नाम है मैटरहॉर्न माउंटेन्स बोलते हैं उसको, मैटरहॉर्न पर्वत श्रृंखला है। उसकी जो चोटी पर प्रोजेक्टर की सहायता से बहुत से देशों के झंडे बनाए गए। उसमें यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, ये सब देश भी थे, उनके भी झंडे फहराए गए। और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये कहा है कि स्वीडन से वैश्विक लड़ाई में ये बहुत अच्छा कदम है स्विट्जरलैंड का। लेकिन दोस्तों, ये जो भारत का झंडा फहराया गया या जितने भी देशों का झंडा फहराया गया, उस वक्त एक भजन चल रहा था भारत के झंडे के टाइम पर विशेषकर। वो भजन था महात्मा गांधी का भजन कि वो जो भजन है, प्रीत पराई जाने रे, महात्मा गांधी का ये भजन उस दौरान चल रहा था। तो जिस देश में आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उस देश में गांधी को कभी भी कम आंका नहीं जा सकता। गांधी इस देश का वह शख्सियत है, इस देश की वह शख्सियत है जिसका महत्व लगातार बना रहेगा। उसके महत्व को कभी छोटा करके देखा नहीं जा सकता। और सत्ता के लोगों को भी इस बात को जल्दी से जल्दी समझ लेना चाहिए कि गांधी का जो असर है वो पूरे विश्व पर कभी कम हो नहीं सकता, कभी खत्म हो नहीं पाएगा। इसके अलावा एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, वो शायद वो भी आप लोगों के पास सोशल मीडिया से पहुंची होगी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम है रवि पुजार। अब ये जनाब करते क्या थे, इन्होंने अपनी एक आईडी बना रखी थी किसी महिला के नाम से, और उस आईडी के माध्यम से ये फेसबुक पे मतलब लगातार जबरदस्त जहर फैला रहे थे। तो जो महिला के नाम से इन्होंने आईडी बनाई थी उसका नाम था निशा जिंदल। आप जाके चेक कर सकते हैं, बड़ी खूबसूरत सी प्रोफाइल फोटो उन्होंने लगा रखी। और ये व्यक्ति दिन रात धार्मिक जहर, और ऐसे कितने रवि पुजार सोशल मीडिया पे बैठे हैं, ट्विटर और फेसबुक और व्हाट्सएप पे बैठे हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इन लोगों ने लगातार, इनका काम यही है, इनको आईटी सेल के द्वारा काम ही यही दिया गया
कि आपको बैठकर जहर फैलाना है। इनकी बातें अगर आप इनके ट्वीट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस देश में जहर किस तरीके से फैलाया जा रहा है। इस व्यक्ति ने जब ये काम किया तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको पकड़ लिया, और छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया, वहां की पुलिस ने पकड़कर इसी व्यक्ति से उसी फेसबुक अकाउंट पर ये बात लिखवाई इसकी फोटो के साथ कि मैं रवि पुजारा, मैं ही निशा जिंदल, मैं ही हूं। और अगर आपको ये फोटो मिल सकती है तो आप देखिए, आप निशा जिंदल की फोटो भी देखिए और रवि पुजार की भी फोटो देखिए, उसके कुकर्मों को भी देखिए। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है। आप उस चेहरों को देखकर ये मत मान लीजिए कि जो बात वो चेहरा कह रहा है वही सत्य है। आप अपने विवेक को वहां पर लगाइए, आप देखिए कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। आज की जो अंतिम पॉजिटिव न्यूज़ है वो ये है कि अब गोवा में जो आज तक की, अभी तक की स्थिति है, कोई भी पॉजिटिव कोरोना वायरस केस एक्टिव नहीं है, और जितने भी केस पहले थे वो सभी ठीक होकर अपने घर चले गए हैं, और ये बड़ी खबर है। चलिए दोस्तों, इसी खबर के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप, जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, मेरे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरा उत्साहवर्धन करें। नमस्कार, धन्यवाद।